आज की बात हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेके आते हैं जिसमें हम जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जो उथल-पुथल देश में राजनीतिक गलियारों में चलती है, उसको लेके बातचीत करते हैं। देखिए अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अभी काफ़ी अहम है बीजेपी के लिए भी और सपा के लिए भी। हर पार्टी अपनी तरफ से रणनीति बना रही है। लेकिन अगर देखा जाए कि बीजेपी कुछ आंतरिक मामलों से भी जूझ रही थी। अगर आपको मतलब याद करवा दूँ कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया था, वो नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और वो जेपी नड्डा से मिलते हैं। फिर उसके बाद ये अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। फिर उसके बाद सब कुछ ये सारी चीज़ें चलती रही। हालांकि कैबिनेट विस्तार भी नहीं हुआ अभी तक और सीएम बदलने की बात उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही थी कि सीएम बदला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एक नया मोड़ आ गया इस राजनीतिक उठापटक में। अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया। केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि 2022 का चुनाव जो होगा वो सीएम कौन बनेगा उस पर कह रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि मैं भी कह रहा हूँ, हर कोई ये मान रहा है कि 2022 के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा है। लेकिन 2022 का चुनाव जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी, फिर वहाँ से पर्यवेक्षक आएंगे, दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व है वो बताएंगे कि कौन सीएम बनेगा। अभी मैं भी नहीं कह सकता कि सीएम कौन होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि सीएम योगी आदित्यनाथ बनेंगे। तो इस पर चर्चा करेंगे हम अपने साथी सौरभ यादव के साथ। तो मैं सौरभ एक चीज़ बताइए, जैसे अभी अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ 4 साल तक उनके घर पे नहीं गए थे, वो एकदम से अचानक से जाते हैं। तो सबको ये लगा था कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ के जाने से मतलब एक तरह से खुश हो जाएं जो डिप्टी सीएम, क्योंकि उनके बयान पिछले कई दिनों से आ रहे थे जो योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं एक तरीके से उलझन में डाल रहा था। तो क्या जैसे अभी जो हाल फिलहाल में इन्होंने बयान दिया केशव प्रसाद मौर्य ने, उससे योगी आदित्यनाथ को कुछ नुकसान होगा या कोई दिक्कत होगी आगे चल के? देखिए अमिताभ, जैसा कि आपने बताया कि ये जो बयान आया है, ये बयान की चुनाव के बाद हमारे विधायक दल तय करेगा और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उम्मीदवार कौन होगा यूपी में सीएम के लिए। तो ये बयान कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि और सेम यही बयान दिया था, और उसके बाद ही फिर योगी आदित्यनाथ उनके घर जाते हैं, मिलते हैं और 4.5 साल बाद उनसे मिलते हैं। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि हमारे जो सीएम का चेहरा रहेंगे वो ये योगी रहेंगे, और उसके बाद फिर से ये बयान आया है और उसके बाद अब फिर से यही चर्चाएं दोबारा शुरू हो गई हैं। और ये बयान सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं दिया, जो दूसरे एक और मौर्य नेता हैं बीजेपी में, स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ। उन्होंने भी यही बयान दिया था। वो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उन्होंने अभी वो बसपा में पहले थे और वो यहाँ पे आए थे। तो क्या जैसे कि अभी बहुत सारे नेता जो हैं, जैसे स्वतंत्र देव राजभर भी बीजेपी से छिटक गए हैं, अनुप्रिया पटेल को नया कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। फिर उसके पहले जब मतलब यही अनुप्रिया पटेल थी जब 2019 का लोकसभा चुनाव जीत के बीजेपी आई थी, तो वो एक सीटें दे रही थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल मंत्री बनने से इनकार कर देती हैं। फिर एकदम से जब मंत्री पद का ऑफर मिलता तो बन जाती। तो क्या मतलब केशव प्रसाद मौर्य या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं, क्या मतलब बीजेपी के लिए ये गलत साबित हो सकते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा तैयार हो रहा है? ये मतलब कैसे देखते हैं आप इसको? मतलब इसमें 2 बातें कही जा रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि ये वास्तव में नाराज़गी है केशव प्रसाद मौर्य की योगी आदित्यनाथ से। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि रणनीति के तहत हो रहा हो कोई, क्योंकि एक तरह से जैसे केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के नेता माने जाते हैं, तो ओबीसी वोटरों में अभी थोड़ी नाराज़गी है और ऐसा लग रहा है कि वो अखिलेश यादव या सपा की तरफ उनका झुकाव है, क्योंकि सपा भी मेहनत कर रही है। लेकिन और इसीलिए एक ये धड़े तैयार किए जा रहे हैं जिसमें एक केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे ओबीसी के नेता और दूसरे फिर योगी। तो 2 धड़े होंगे, तो दोनों तरफ से वोट आएंगे, ये इनकी रणनीति हो सकती है। हाँ, लेकिन जैसे 2 धड़े रहेंगे दोनों तरफ से, लेकिन जब अगर आप पिछली बार देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो नाराज़ हैं। वो ये कह जैसे अभी बीजेपी ने जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने ओबीसी बिल पास करवाया, आरक्षण को लेके जो बिल पास हुआ, सब कुछ होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये धड़ दोनों जो कह रहे हैं कि आप नाराज़गी है। अगर आप देखेंगे 2017 का जो चुनाव हुआ था, 2017 के बाद अध्यक्ष थे उस टाइम पे केशव प्रसाद मौर्य, अभी वो अध्यक्ष भी नहीं है। तो फिर वो ये चीज़ क्यों कह रहे हैं बार बार कि मतलब इस मुद्दे को बार बार हवा क्यों दे रहे हैं कि 2022 का चुनाव आने के बाद ही मतलब फैसला होगा कौन सी बनेगा? एक तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी एक चीज़ होती है, और ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य से दूर हों, क्योंकि 2017 में उन्होंने बहुत मेहनत की थी और मतलब उन्हें लगता था कि अब सीएम का चेहरा मुझे ही माना जाएगा। और ये भी बात सामने आई थी उस टाइम कि जब
ये लोग उस मीटिंग में थे, केशव प्रसाद मौर्य भी थे और योगी आदित्यनाथ भी थे और वेंकैया नायडू थे। तो उन्होंने जैसे ही इनका नाम बताया कि डिप्टी सीएम ये रहेंगे और सीएम ये रहेंगे, और तब ये बात कही जा रही थी कि तब से ही केशव प्रसाद मौर्य नाराज़ हैं। और उसके बाद से आप देखेंगे तो लगातार इन दोनों के बीच एक जैसे कोल्ड वॉर कहते हैं उस तरह से शुरू हुआ है। और आप अगर घटनाओं पे डालेंगे नज़र तो ये जैसे 2017 में ही जब सरकार बनी थी उसके बाद से ही एक केशव प्रसाद मौर्य की नेम प्लेट हटवाने का मामला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा योगी आदित्यनाथ सीधे करने लगे थे और फाइल इन अफसर जो थे वो सीधे योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट करने लगे थे कई मामलों में वो। और जैसे जब बारी आई उस की योगी ने केस अपने ऊपर से केस हटवाए, हाँ। तो उनके केस तो आसानी से हट गए, लेकिन जब बारी आई केशव प्रसाद मौर्य की तो वो फाइलें यहाँ वहाँ घूमने लगी। उसके बाद पीएमओ ने सीधे दखल दिया। ये बातें सुनी जाती हैं कि पीएमओ ने दखल दिया और फिर केशव प्रसाद मौर्य से केस हटाए गए। तो ऐसा लगता है कि तब से ही नाराज़गी चल रही है और उसी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने इनके घर गए थे। तो वो सबको पता है कि 4.5 साल मतलब आप बिल्कुल 100 मीटर की दूरी होगी मुश्किल से वो, और जाने में भी शायद 5 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट, लेकिन 4.5 साल गुजर गए। तो वो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो है ही। हाँ, वो नाराज़गी है, वो कभी कभी मतलब एक नाराज़गी कहें या दर्द कहें, वो जो सीएम बन नहीं सके, क्योंकि सीएम बनने का खौफ तो हर किसी को होता है कि हम सीएम बनेंगे, और उन्होंने बहुत मेहनत की नो डाउट वो। लेकिन जो एक चीज़ है, जैसे अभी जो एक योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा बन चुका है, हिंदुत्व का चेहरा, उनके पीछे इतने लोग खड़े हैं, मतलब एक बहुत उनकी खुद की गोरखपुर में अगर आप जाएंगे तो हिंदू युवा वाहिनी चलाते हैं, उनकी खुद की संस्था है, ये सब चलाते हैं। तो अभी जैसे योगी आदित्यनाथ और अगर क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, अगर इन दोनों लोगों के बयानबाजी को देखा जाए या सब कुछ देखा जाए तो इससे क्या होता है कि बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है 2022 के चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये शब्द कह रहे हैं, जैसे देखिए अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखिए तो उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति ओबीसी वोटर पर टिकी होती है, क्योंकि 55% जो ओबीसी वोटर हैं, अगर यादव वोटर को हटा दिया जाए तो 42% तब भी बचते हैं। तो मैं ये मतलब सोच रहा था, या मैं ये पूछ रहा था आपसे कि क्या 2022 के चुनाव में इसका असर कुछ दिख सकता है? मुझे लगता है कि इसका असर बहुत कम दिखेगा और हो सकता है कि बिल्कुल ना दिखे, क्योंकि जो अब ये कोई माने या ना माने लेकिन चेहरा तो योगी आदित्यनाथ ही है। और जैसे कि बीजेपी ने जो किया है पिछले 4-5 साल में, जैसे पहले जातियों पे वोटिंग होती थी, जाति सपा की अलग वोट बैंक था और बीएसपी का था, लेकिन वो जाति वाली राजनीति ख़त्म करके बीजेपी ने एक वो धर्म वाली राजनीति ला दी। तो जो जातियां हैं वो सीधे धर्म, अपने आप को एक धर्म मान के वोट करने लगी हैं। तो उसमें चाहे वो यादव हो चाहे वो अपने आप को हिंदू वो मान के वोट करती हैं, और इसी का बीजेपी को फ़ायदा मिलता है और उससे फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, चाहे ओबीसी वोटर के लिए या किसी दूसरी वोटर के लिए। हाँ, देखिए जैसे अगर आप देखेंगे कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस पर, हमारे बहुत सारे जो रिपोर्टर हैं वो अलग अलग ज़िलों में जाके वहाँ का जो माहौल है, ग्राउंड रिपोर्ट है, वो भी लेके आए। अगर आप देखना चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं कि किसकी लहर चली। लेकिन अगर मैं बात करूँ सौरभ, जैसे कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन इस फ्रेम से या इस बयान पे कभी खुलकर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते हैं कि मतलब, या फिर स्वतंत्र देव सिंह अभी जो अध्यक्ष हैं वो ऐसे बयानबाजियों के लिए, या फिर जो शीर्ष नेतृत्व है या जेपी नड्डा हैं या अमित शाह हैं, वो क्या मतलब कोई एक्शन नहीं लेते कि बार बार केशव प्रसाद मौर्य के आखिर ऐसे खुले क्यों छोड़ रखे? जैसे कोई भी बड़ा नेता या बीजेपी कोई नेता अगर कोई ऊट पटांग बयान है, ऐसे कोई बयानबाजी करते हैं तो उस पर शीर्ष नेतृत्व एक्शन लेता है, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को क्यों छोड़ दिया गया है कि ऐसे वो कुछ भी बोल रहे हैं? क्या मतलब शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है या शीर्ष नेतृत्व ही ये सोच रहा है कि मतलब योगी आदित्यनाथ का एक वो रखा जाए कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि कल्याण सिंह जब बने थे तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी से उनके मतभेद हो गए थे। तो अभी जैसे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम योगी आदित्यनाथ, इस तरीके से उनको पीएम मटेरियल के तौर पे लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं, या उनके फैंस जो हैं या उनके जो समर्थक हैं वो चीज़ ये कहते हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को ये डर है, या केशव प्रसाद मौर्य को ये है कि अगर अगली बार बीजेपी की सरकार आती है, योगी आदित्यनाथ सीएम बन जाते हैं, तो क्या उनकी राजनीति को मतलब नुकसान हो जाएगा, उनकी छवि को नुकसान पहुँचेगा? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य के मन में ये तो बात होगी कि और वो शायद बयान भी यही सोच के दे रहे होंगे कि जैसे कहा जा रहा है कि अब अगले जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं वो योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा है, तो उन्हें लगता है कि मैं अगर इस तरह से माहौल बनेगा तो वो उनके लिए फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री के पद के लिए जाते हैं तो फिर वो यहाँ की सीट खाली होगी और वो शायद
उन्हें फ़ायदा मिल जाए, और इसीलिए ये सब बयान हो सकता है सोच समझ के दिए जा रहे होंगे। हाँ, जैसे मैं आपको अगर थोड़ी सी डिटेल्स में बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को जब सीएम बनाया गया था उस टाइम पे या उससे पहले योगी आदित्यनाथ ना एक बार भी मंत्री बने थे किसी भी सरकार में। वो 5 बार सांसद हालांकि रह चुके थे गोरखपुर सीट से, लेकिन वो कभी किसी भी सरकार में मंत्री नहीं बने। और जब यूपी चुनाव 2017 में बीजेपी जीतती है अकेले 312 सीटें, 403 विधानसभा सीटों में बीजेपी अकेले 312 सीटें जीत जाती है और सहयोगी दल को मिला के 13 सीटें और 325 सीटें हो जाती है। लेकिन जब सीएम की रेस में नाम आता है तो लोगों को यही लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जीत जाएंगे, वो मतलब उनका नाम वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। लेकिन इसमें टक्कर देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य का सबसे पहले नाम आया मनोज सिन्हा का, जो अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका नाम आया। तो उसके बाद इन सबको पीछे छोड़ते हुए एकदम से अचानक से योगी आदित्यनाथ का दौरा रद्द किया जाता है और उनको यहाँ बुला के सीएम बना दिया जाता है। फिर उसके बाद लगभग अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की दोनों एक ही साथ सीएम बने थे, तो उत्तराखंड के तो सीएम बदल दिए गए सिर्फ, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बदलेंगे। उसके पीछे क्या बीजेपी की कोई मजबूरी है? अब कोई माने या ना माने, लेकिन मजबूरी तो बन चुके हैं वो। और क्योंकि अब बार बार किसी भी बड़े नेता का बयान देख लीजिए, आप राजनाथ सिंह का देख लीजिए, सब ये कहते हैं कि नंबर 1 सीएम है, अमित शाह कहते हैं नंबर 1 सीएम है यूपी के और बहुत काम किया है। और जबकि ऐसा नहीं कि सारी नाकामयाबी बहुत है उनके खाते में, लेकिन कोई बड़ा नेता खुल के कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें लगता है, जैसे एक बार मैं आपको बताऊँ, जैसे जब मोदी थे तो उन्होंने भी पीएम पद के लिए खुद को ऐसी प्रोजेक्ट किया। तो शुरू में तो सुषमा स्वराज सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो नाम इतना बड़ा कद हो गया कि उसका विरोध करना बड़े नेताओं के लिए भी मुश्किल भरा हो गया। और ऐसा ही अब यहाँ यूपी में होता जा रहा है, क्योंकि उसका हमने देखा था कि नीतीश कुमार को भारी पड़ गया था। बिल्कुल। और ऐसा ही यूपी में देखा जा रहा है कि अब जो सबसे बड़ा नाम है वो योगी आदित्यनाथ का ही, और इसका मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जितने लोग भी ये मान लें, मतलब बीजेपी में ही, वो उतना ही ठीक है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये मजबूरी इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा हो कि AK शर्मा हाल ही में उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है, जो मोदी के बहुत खास भी रहे हैं। और मोदी लेकिन वहाँ किसी की नहीं चली। हाँ, गुजरात के योगी ने जैसा चाहा वो बिल्कुल वो चाह रहे थे कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ मतलब एक तरह से कह ले शीर्ष नेतृत्व को झुका लिया। अब उसमें कितनी सच्चाई है कि कितना चाहते थे कि वो बस नहीं, लेकिन जैसा उन्होंने चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें आई कि उनको पीएमओ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनको डिप्टी सीएम बनाइए, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। देखिए, अगर देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ मतलब एक तरह से कह लीजिए कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में उतने ही जरूरी हो गए जितने गुजरात में पीएम मोदी थे। हाँ, तो मतलब उस टाइम तो पीएम नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे हाँ, मतलब उतना ही जरूरी हो गया। हाँ, वो जो मॉडल था, जैसे अभी अगर आप देखेंगे कि अगर कहीं भी जिक्र होता है किसी भी राज्य में एक अच्छे कानून व्यवस्था को, भले वो कई सारे राज्य, जैसे मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान बहुत फेमस है बीजेपी मतलब वो लेके, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम बनाया, जिस तरीके से मतलब हालांकि वो फायर ब्रांड नेता तो थे, वो तो उसमें कोई शक नहीं है कि गोरखपुर या एक कह लिया जाए कि पूर्वांचल की जो धुरी होती थी वो योगी आदित्यनाथ या गोरखपुर सीट से ही चलती है। आज भी वो चीज़ें हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज के समय में इतने बड़े नेता बन गए हैं कि वो बीजेपी मतलब बीजेपी के लिए ही मजबूरी हो जा रहे हैं, या फिर क्या मतलब इसका उनको फ़ायदा हो सकता है, या जैसे होता क्या है कि अगर आप देखेंगे कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी बार बार बीजेपी को ही टारगेट करते रहते हैं या पीएम मोदी को टारगेट करते हैं, तो जेपी नड्डा भी उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से पीएम जैसे अभी धीरे धीरे जैसे कल्याण सिंह को साइडलाइन कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो क्या धीरे धीरे उसी पथ पर या उसी रास्ते पे योगी आदित्यनाथ भी निकल गए हैं? हाँ, अभी हो सकता है ये बात हो, लेकिन अभी तो चुनाव है, मजबूरी है, तो अभी कोई कुछ कहेगा ही नहीं, तो इसीलिए बयान भी बर्दाश्त किए जा रहे हैं, चाहे वो नाकाबिले बर्दाश्त हो, लेकिन वो बयान बर्दाश्त किए जा रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक तो है ही ये। यूपी की राजनीति के बारे में जिसमें हम थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस किया, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ अभी मतलब उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े सीएम, अगर आपको हम बता दें कि जैसे 2021 में ग्राम पंचायत या पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए थे। पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी की जो सीटें थी वो कम थी, इसको लेके बीजेपी योगी आदित्यनाथ पे दबाव भी था। उसको उन्होंने कवर करने के लिए जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ तो जिला पंचायत चुनाव में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जितवा लिए, जिसके बहुत सारे वीडियो भी आए, वो जैसे भी उन्होंने जितवाए, जिसके भी जो तो होता है कि जिसकी पार्टी होती है वो बन जाता है, और उन्होंने जितवाए। अब उन्होंने क्या किया कि शीर्ष नेतृत्व पे ही दबाव बनाया कि अब ये देखना है, जैसे अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उनकी बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये कहना या इसका आकलन करना अभी इसलिए मुश्किल है क्योंकि चुनाव
मार्च में है, रिजल्ट आएगा। अगर सीटें मन मुताबिक आती हैं, जैसे उन्होंने भी दावा किया कि हम 300 सीटों से ऊपर रहेंगे, अगर 300 सीटें आ जाएंगी तो योगी आदित्यनाथ ही सीएम रहेंगे। अगर नहीं आती है तो फिर संशय बन जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि फिर आपके ऊपर दबाव रहेगा कि आप किस तरीके, इसके मतलब लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी सीटें हुई है। ये तो रहा यूपी का मुद्दा। अब हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे पे। दरअसल नोएडा में पिछले 2 दिनों से पूरे नोएडा को अगर आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग से पुलिस ने उसको सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। आम लोगों को जो ऑफिस जा रहे हैं, जो पैदल कहीं जाना चाह रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। क्यों दिक्कतें हो रही हैं? जो पुलिस व्यवस्था, उनका जो पुलिस प्रशासन है, उनका ये कहना है कि किसान नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आ रहे हैं और हम उनको मतलब आने नहीं देना चाह रहे या फिर यहाँ रुकने नहीं देना चाह रहे, इस वजह से हमने बैरिकेडिंग की। लेकिन किसान कल आए और कल ये सारा कुछ हमने उस वीडियो को भी चलाया, अगर आप जाके देखिए, किसानों को पुलिस ने पकड़ के उनको बस में लेके गई और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी वो बैरिकेडिंग है। तो इससे जो आम लोगों को परेशानी हो रही है, क्या मतलब पुलिस प्रशासन को वो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ किसानों का मुद्दा ही, मतलब किसान आ रहे हैं तो फिर इस वजह से, और जिस तरीके से बैरिकेडिंग हुई, ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकवादी, मतलब इतनी आतंकवादी गतिविधियां, मतलब रैपिड एक्शन फोर्स और वज्र वाहन, ये सारी व्यवस्थाएं जिस तरीके, वाटर कैनन, हाँ किसानों के लिए, मतलब क्या किसान, मतलब जिस तरीके से आप मतलब किसानों के लिए भी बैरिकेडिंग कर रहे हैं कि किसान ना आ पाए, फिर आम आदमी के लिए भी आप बैरिकेडिंग कर दे रहे हैं कि आम आदमी भी पहुंच नहीं पा रहा है। तो उससे मतलब दिक्कत जो हो रही है, क्या वो आम जनमानस, जैसे आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में भी ऐसे हुआ था, शाहीन बाग में जैसे ही रास्ता ब्लॉक होता है और फिर उसके बाद दिल्ली में क्या कुछ हुआ हमने भी देखा। तो फिर क्या ऐसे कुछ करने की कोशिश हो रही है? अमिताभ, मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को विलीन बनाने की कोशिश हो रही है। और ये आप दिल्ली में देख लीजिए, 10 महीने 9-10 महीने से किसान बैठे हैं वहाँ पर। तो वो जहाँ बैठे हैं उसके बहुत दूर तक का एरिया बैरिकेड करके रोक दिया गया कई महीनों से वहाँ पे। तो जब पब्लिक वहाँ से जाती है, आम जो लोग हैं जो किसान नहीं हैं, जब वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें दिखता है कि ये रास्ता क्यों बंद है। तो जब उनसे किसी से पूछा जाता है कि रास्ता क्यों बंद है, तो वो बताते हैं, पुलिस बताती है कि किसानों की वजह से बंद है। तो किसानों के प्रति वहाँ पर एक वो बन रहा है अजीब सा माहौल, एक कि भाई किसानों को विलेन बनाने की कोशिश हो रही है कि किसानों की वजह से इतने दिनों से रास्ता बंद है। अब बिल्कुल यही होने लगा है मुझे लगता है नोएडा में। नोएडा में सिर्फ 81 गांव के किसान हैं और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ उन्हें आंदोलन करना था, मतलब प्रदर्शन करना था। उन्होंने इसके लिए परमिशन भी मांगी थी, टाइम भी दिया था कि हम यहाँ पे आएंगे। लोग उसको रोकने के लिए पुलिस ने नोएडा के कई सेक्टरों में बैरिकेडिंग की है। मतलब जैसे मैं सुबह ऑफिस आ रहा था तो मुझे पिछले 2 दिनों से मतलब 1.5-2 घंटे लगते हैं, क्योंकि हमें घूमना पड़ता है बहुत दूर तक। तो मुझे तो पता है कि मामला क्या है, लेकिन जैसे नहीं पता है वो यही पूछता है किसी से कि भैया यहाँ पे बैरिकेडिंग क्यों की है। तो वो लोग कहते हैं किसान आ रहे हैं, तो वो सामने वाले के मुंह से ये निकलता है क्या, किसान वहाँ पे भी उन्होंने बवाल काट रखा है और यहाँ पे भी अब बवाल काटने आ रहे हैं। तो किसी को ये नहीं लग रहा है कि वो किसान, उनका एक मुद्दा है, वो उन्हें प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक देश में अधिकार है। अगर वो मान लीजिए 81 गाँव के किसान आएंगे, कितने आएंगे, 1000-2000, आपकी फोर्स उससे भी ज़्यादा है, आप उन्हें प्रदर्शन करने दीजिए, वहाँ पे दिन में करेंगे, ज्ञापन देंगे, चले जाएंगे वो। लेकिन आपने उन किसानों को रोकने के लिए आपने कितने लोगों को परेशान किया, कितनी जगह बैरिकेडिंग किया। आप देखिए जगह जगह वहाँ बैरिकेडिंग के रास्ता रोक दिया गया। गाड़ियाँ, मतलब बारिश भी हो रही है 2 दिनों से और गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, जाम लगता रहता है और लोगों के मन में गुस्सा आ रहा है। गुस्सा पुलिस के खिलाफ नहीं आ रहा, गुस्सा आएगा किसानों के खिलाफ कि किसानों की वजह से हमें देरी हो रही है। और मतलब कोई भी पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने सिर्फ, अगर नोएडा प्राधिकरण जहाँ पे, वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दो आप, लेकिन आपने कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग कर दी है, उस पर सवाल कोई नहीं कर रहा। हाँ, वही चीज़, जैसे मैं भी आ रहा था और मैंने भी देखा कि कई सारे लोग मेरे सामने ही पूछ रहे थे कि पुलिस वालों से कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं आज की बात है, आज शाम 4 बजे हम खोल देंगे। ये कल की बात मैं बता रहा हूँ, हम शाम को 4 बजे खोल देंगे। तो उन्होंने नहीं, लेकिन मैंने आज एक पुलिस वाले से बात की तो मैंने पूछा कोई आइडिया कब तक बंद रहेगा, तो बोले हमें अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं है, बोले जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक ये बंद ही रहेगा। हाँ, तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि 4 बजे तक बंद है। बहुत सारे लोग भी पूछ रहे थे और उनसे जब ये पूछ रहे कि क्यों हो रहा है, तो कह रहे हैं किसान आ रहे हैं। तो वो गाली भी दे रहे थे, वो मतलब किसानों को गाली दे कि इनकी वजह से हमें परेशानी। यही गुस्सा, हाँ, यही गुस्सा पूरी पब्लिक में, और ये फायदा होगा, एक पार्टी को ही फायदा होगा। हाँ, अगर लोगों के खिलाफ गुस्सा किसानों के खिलाफ बढ़ेगा, क्योंकि जो अब चुनाव आएगा उसमें किसानों का मुद्दा निश्चित रूप से नुकसान करेगा रूलिंग पार्टी के लिए, और उसको उस काट के लिए ही यही मतलब लोगों के मन में भरा जाएगा कि ये किसान हैं और ये सर ऐसे ही बैठे हैं, इनका कोई इतनी बड़ी वो नहीं है और हम किसानों के लिए कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो ये जो डालने के लिए, उनके दिमाग में डालने के लिए इस तरह की वो हो रही है कि लोगों के मन में एक वो आ जाए कि गुस्सा आ जाए
किसानों के खिलाफ एक माहौल खराब हो जाए, कि किसानों के प्रति गुस्सा भर जाए। तो ये रही हमारी आज की बात, और हमने इस बारे में 2 मुद्दों पे चर्चा की, और उसका हमने ये निष्कर्ष निकाला कि यूपी में भी जो भी हमने आपको बता दिया कि यूपी में क्या कुछ चल रहा है योगी आदित्यनाथ वर्सेज केशव प्रसाद मौर्य में, और हमने किसानों के मुद्दे बता दिया कि किसानों का क्या कुछ प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि ये वो, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो ये 81 गांव के किसान आए थे नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, ये वो किसान नहीं थे जो बॉर्डर पे बैठे थे। उनकी मांगे अलग है, इनकी मांगे अलग है। उनकी मांगे ये बात बस यही है कि आप उनका जो अधिकार है प्रदर्शन करने का नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ, वो क्यों नहीं करने दिया जा रहा। हाँ, तो आज की बात में इतना सब कुछ हमने आपसे बातचीत किया। आगे ऐसे ही और वीडियो के लिए हम आपसे जुड़ेंगे और ऐसे ही बात चर्चा करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है या आप भी किसी ऐसा चाहते हैं कि इस मुद्दे पे हम कोई चर्चा करें या कोई बातचीत करें, या आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और आगे के अपडेट के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।